की। प्रदेश की नदियां उफान पर हैं, जिससे कई शहरों में पानी से समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इटावा में तो शहर के अंदर घुसे पानी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़क पर मौजूद वाहन पानी में डूब गए हैं। तो वहीं बाढ़ ने सीएम योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर को भी नहीं बख्शा। गोरखपुर में कई मोहल्लों में पानी भरा तो लोग घरों में कैद हो गए। इसके साथ ही प्रमुख जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भी कमर तक डूब गई है। ये सड़क गोरखपुर से देवरिया मार्ग को जोड़ती है। यही नहीं, गोरखपुर से देवरिया सलेमपुर होते हुए बिहार यानी कि दूसरे राज्य तक ये सड़क जाती है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस सड़क पर किस तरह से कमर तक पानी भरा हुआ है। अब अगर ये कहा जाए गोरखपुर का विकास जो है, विकास की गंगा बहुत तेजी से बह रही है, तो ये कहां तक सही है आप समझ सकते हैं। श्रावस्ती में भी बाढ़ के पानी से भारी आफत खड़ी हो गई है। नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने से राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट चुका है। आज हम बाढ़ग्रस्त इलाकों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर के कई इलाके अब भी जलमग्न हैं। बारिश के पानी का ऐसा आतंक है कि 2 दिनों में एनडीआरएफ की टीम को शहर में मोर्चा संभालना पड़ा। आफत की बारिश में कई इलाकों से 37 लोगों को एनडीआरएफ रेस्क्यू कर चुकी है। वहीं शहर के कई इलाकों के लोग अब भी जल भराव से जूझ रहे हैं। हालात ये हैं कि अब भी कई इलाकों में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। वहीं कई लोग पलायन कर अब स्वजनों या रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं। गोरखपुर शहर के कई मोहल्लों में पिछले 1-1.5 महीने से हुए जल भराव की स्थिति इतनी बदतर है कि तकरीबन 500 से ज्यादा परिवार घरों में कैद हैं। शहर के कई इलाकों में जबरदस्त जल भराव है। साथ ही गोरखपुर देवरिया मेन रोड भी इसकी गिरफ्त में है। महानगर में जल जमाव की समस्या को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास कांग्रेसियों ने बीच रोड पर प्रदर्शन किया। नागरिक जो इसमें प्रभावित है, प्रशासन और निगम प्रशासन के उच्च अधिकारियों से मिले, अवगत कराए, पर किसी अधिकारी ने कोई किसी प्रकार की सुधि नहीं ली। मैं इसको इसलिए लापरवाही मानता हूं कि कल्याण चौराहे से लगाए खजांची चौराहे तक एक कच्चा नाला है जिसमें 3 से 4 फुट सिल्ट भरे हुए हैं। अगर उसकी सफाई हो जाती तो जो 50,000 लोग आज इस समस्या झेल रहे हैं वो समस्या न होती। सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण किसी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि अभी तक उन 50,000 लोगों के बीच में नहीं गए। ये गोरखपुर का मुख्य मार्ग जो दूसरे जिले देवरिया को जोड़ता है, और साथ में ये कहें ये देवरिया ही नहीं, ये दूसरे राज्य यानी कि बिहार को भी जोड़ता है। और हम इसकी हालत आपको दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार जूम करें और पूरा दिखाएं कि ये जो मार्ग है, ये कहा जाए तो गोरखपुर का मुख्य मार्ग है जो दूसरे जिले के साथ साथ दूसरे राज्य को भी जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से गोरखपुर में विकास की बातें कही जाती हैं, आप इस चीज़ को देख के अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं कि किस तरह से गोरखपुर में विकास है। अगर मेन रोड की ये स्थिति है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि गलियों खुमचों का क्या हाल होगा। रामशंकर यादव, के न्यूज, गोरखपुर। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं इटावा की। इटावा शहर में एकमात्र अंडरपास है जो कि मैनपुरी फाटक के हावड़ा रेल लाइन के नीचे बना हुआ है। इस अंडरपास से सैफई से होते हुए मैनपुरी जा सकते हैं और आगरा कानपुर का हाईवे भी जुड़ा हुआ है। जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो इस अंडरपास में लगभग 5 से 6 फुट पानी भर जाता है। आने जाने वाले वाहनों को इस अंडरपास में पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होता, जिस कारण निजी 4 पहिया वाहन, एम्बुलेंस, रोडवेज बसें फंस जाती हैं और डूब जाती हैं। प्रशासन लगातार अनदेखी करता है। यही नहीं, ना ही वहां पर कोई भी चेतावनी बोर्ड है या बैरिकेडिंग भी नहीं लगाई गई है। श्रावस्ती में भी हालात बद से बदतर हैं। नेपाल ने फिर राप्ती नदी में पानी छोड़ा है, जिसके बाद से राप्ती नदी खतरे के निशान से 25 सेंटीमीटर ऊपर बहकर विकराल रूप ले रही है।
आपको बता दें कि चौथी बार नेपाल ने राप्ती नदी में पानी छोड़ा है, जिसके बाद से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट चुका है और चारों ओर सैलाब का नजारा दिखाई दे रहा है। लोग पानी से गुजर जाने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश और नदियों में पानी छोड़े जाने के बाद से स्थिति काफी भयावह हो चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन बाढ़ पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बारिश के बाद ये स्थिति होनी ही है तो पहले से ही प्रशासन तैयारी क्यों नहीं करता। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अभी तक आपने गलियों मोहल्लों में पानी भरा हुआ देखा होगा, लेकिन जब मुख्य मार्ग पर अगर पानी भर जाए और इस कदर पानी भर जाए कि गाड़ियां, चार पहिया वाहन, मोटरसाइकिलें डूबने लगें, आवाजाही में दिक्कतें हो, तो सवाल लाजमी है, सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर भी, शासन पर भी। हमारे साथ गोरखपुर से रामशंकर यादव रीजनल हेड जुड़ गए हैं। हमारे साथ कृष्णपाल सिंह संवाददाता श्रावस्ती से वो भी जुड़ गए। साथ ही साथ हमारे साथ अमरीश यादव हैं, समाज सेवी हैं, नव क्रांति सेना प्रमुख भी हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रामशंकर, आपसे ही सवाल है, गोरखपुर का ये हाल है, गृह जनपद है, सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार वो दौरे करते रहते हैं, बावजूद इसके इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है आखिर? और ये कहा जा रहा है 50,000 की आबादी रहती है वहां पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रण देने के लिए। सर अमरीश जी आपके पास आएंगे। सबसे पहले हम रामशंकर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रीजनल हेड हैं गोरखपुर से, रामशंकर से सवाल है। रामशंकर, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, लगातार वो दौरे पर रहते हैं, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से अगर देखा जाए तो ये नगर निगम जिम्मेदार है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी अगर ईमानदारी से अपना काम आज किए होते तो जिस तरह से जो शहर में आज हालात हैं ये निश्चित तौर पर नहीं होते। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि काम को लेके वो गंभीर भी रहते हैं और गोरखपुर लगातार वो तकरीबन हफ्ते और 15 दिन पे एक ना एक बार उनका दौरा भी होता है और वो तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नगर निगम ने जिस तरीके से काम किया है ये उसका नतीजा है जो आज गोरखपुर चारों तरफ से पानी ही पानी हुआ है। यहाँ तक कि आपको बता दें, सांसद गोरखपुर के सांसद रवि किशन जो फिल्म अभिनेता है, उनके घर की सामने की हालत बताए तो वहां भी 1 फुट तकरीबन पानी लगा हुआ है। और ये अगर हम देखें कि जिस तरह से तमाम नाले और सड़कें हैं तो नगर निगम अगर इन नालों की सफाई शायद टाइम रहते कराया होता तो निश्चित तौर से पानी निकलते। और कुछ जैसे कुछ इलाके हैं जो नगर निगम अभी हाल ही में एक्वायर किया है, उनके जो नाले हुआ करते थे, एक तरह से देखा जाए तो उन नालों को प्रॉपर्टी डीलर या फिर जो भी वहां मकान बनवाते हैं उन नालों को पूरी तरह से बंद कर दिए। अब आप बताइए, जब नाले बंद हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर पानी एक ना एक जगह इकट्ठा होंगे। जब पानी निकलने का जगह नहीं होगा तो पानी निश्चित तौर से फूलेगा और लोग उसमें डूबेंगे। लेकिन सवाल रामशंकर, ये जनप्रतिनिधि जो वहां पर हैं, जब चुनाव होते हैं, वोट मांगने पहुंच जाते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। एक कॉलर जुड़ गए, रामशंकर आप बने रहिए हमारे साथ। एक कॉलर अमरजीत जुड़ गए हैं नोएडा से। अमरजीत जी अपनी राय दीजिए। हेलो अमरजीत जी, हम चाहेंगे जब आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक सही सुचारू रूप से पहुंच पाए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, ये कुछ नहीं है, ये योगी की सरकार में हर कोई व्यक्ति मर रहा है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। आज 2 बच्चे हैं, मैं मियाँ बीवी हूँ, बहुत प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, जॉब हमारी लग नहीं रही है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बिल्कुल, हम आपकी पीड़ा समझते हैं, मगर हम चाहेंगे, आपसे अपील करेंगे, ऐसा कोई कदम आप ना उठाएं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसके लिए आप अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं जिनसे आपको लगता है मदद हो सकती है, या फिर आप कुछ ऐसी संस्थाएं हैं उनसे मदद ले सकते हैं। हम चाहेंगे ऐसा कदम आप ना उठाइए। मैं अपील करता हूं व्यक्तिगत रूप से, और के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है। हम हमारे संवाददाता श्रावस्ती से भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें
कृष्णपाल हैं। कृष्णपाल, श्रावस्ती का भी यही हाल है। मुख्य मार्ग जो है वहां तक पानी पहुंच गया है, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन क्या मुखदर्शक बना हुआ है? दावे तमाम किए जाते हैं अधिकारियों की तरफ से, हम राहत पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को मदद मिल पा रही है? देखिए, श्रावस्ती में ये हम कह सकते हैं कि लगातार चौथी बार ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जमुनाथ क्षेत्र में खास तौर से कम 2 दर्जन से अधिक गांव जो है वो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित हैं। और ये आज की स्थिति नहीं, लगभग 10 दिनों से इन गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ जो निकल ही नहीं पा रहा है। एक बार पानी कम होता है, फिर दूसरी बार पानी आ जाता है। बीते दिनों अभी नेपाल ने फिर से पानी छोड़ा, इससे चौथी बार श्रावस्ती में बाढ़ की स्थिति है। और ये हम कह सकते हैं कि इस बार ये स्थिति जो है इस बार चौथी बार लगातार बाढ़ की स्थिति आई है, जिससे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। हजारों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन द्वारा लगातार जो दौरा किया जा रहा है, डीएम जो है टीके सिबू, उनके द्वारा लगातार क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है। लेकिन जितनी मदद मिलनी चाहिए लोगों को, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको उतनी मदद मिल नहीं पा रही है। अब लगातार प्रशासन दावे तो करता है कि हम उनको मदद पहुंचा रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो मदद लोगों को नहीं मिल पा रही जिसके वो हकदार हैं। जहां तक अगर सड़कों की हम बात करें तो जिला मुख्यालय से जमुना की जो सीधी सड़क है वो लगभग कट चुकी है पूरी तरीके से, और लोगों का सीधा आवागमन नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ पे सड़क कटी हुई है वहां पर पानी का बहुत तेज बहाव है, जिससे लोग उसमें नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए लोगों का आवागमन जो जिले मुख्यालय का है वो दूसरी तरफ से घूम के आ रहे हैं, जो काफी दूरी लोगों को तय करनी पड़ रही है। प्रशासन और सरकारें लगातार इस बात के दावे तो करती हैं कि जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिल्कुल दावे करती है, लेकिन जो मदद पहुंचनी चाहिए वो मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। बने रहिए आप तीनों ही हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 75 साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं बाढ़ के तांडव की। जो स्थितियां इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बनी हुई हैं, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। गोरखपुर की अगर बात करें तो वहां ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। मुख्य मार्ग जो है, जहां पर बिहार तक का रास्ता जाता है, बिहार को जोड़ने वाली जो सड़क है, वहां भी बहुत पानी भरा हुआ है। गाड़ियां, मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन डूबते नजर आ रहे हैं। वही हाल बदस्तूर श्रावस्ती का भी है, वहां भी मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। और जो सवाल है कि प्रशासन को जो मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही। इसी पर हम बात करें, वापस हम कृष्णपाल के पास आएंगे। श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णपाल, अगर बात करें श्रावस्ती की, तो भी कुछ ही दिन पहले सीएम योगी ने वहां का दौरा किया था, खुद राशन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे और अपने हाथों से उन्होंने राशन वितरण भी किया था और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि पलायन कराया जाए। जहां पर ऐसे इलाके हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, उनको रहने खाने की समुचित व्यवस्था की जाए। उसके बावजूद अधिकारी क्या मदद नहीं कर रहे हैं?
देखिए शैलेंद्र, निश्चित तौर पर सरकार किसी की भी हो, सरकारें नहीं चाहती हैं कि उनके नागरिक जो है उनके वो परेशान हो। सरकार योगी आदित्यनाथ की भी है, ये भी नहीं चाहती है किसी तरीके से बाढ़ग्रस्त इलाके में किसी तरीके से लोगों को कोई परेशानी आए। इसके लिए सरकारों की तरफ से भरपूर पैसा जो है जिलों में दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो जिले में जो अधिकारी होते हैं वो किस तरीके से इंतजाम करने होते हैं इनके जिम्मे पर होता है। और ऐसे ये इंतजाम जो है वो शुरुआत तो किए जाते हैं, बारिश जब शुरू होती है तो उससे पहले से इंतजाम करने शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन जब स्थितियां खराब हो जाती हैं तब ये दिखाई पड़ता है कि उनके इंतजाम जो किए गए थे वो नाकाफी हैं। और वही स्थिति आज श्रावस्ती में उत्पन्न हुई है, जबकि चौथी बार बाढ़ की स्थिति आई है। ये लगातार जो है कम से कम 2 दर्जन गाँव के हजारों लोग इस बाढ़ से प्रभावित है जमुना क्षेत्र के। उसके बावजूद उनको वो राहत सामग्रियां नहीं मिल पा रही हैं जो सरकारें घोषणाएं करती हैं, दावे करती हैं, या जो जिला स्तर पर दावे किए जाते हैं कि हम उनके इंतजाम करा रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत जो उनके दावे हैं उससे कोसों दूर होती है। जहां तक सड़कें का आधा दर्जन सड़कें जो कहा जा सकता है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती हैं, जिन पे लोगों का रोजाना आना जाना होता है, वो सड़कें पूरी तरीके से कट चुकी हैं। जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरीके से भिनगा और जमुना के बीच का कट चुका है। जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन द्वारा NDRF और SSB के कुछ जवानों को तैनात किया गया है बाढ़ग्रस्त इलाकों में, और जो नाव लेकर के तैनात हैं, लेकिन उनकी तैनाती इसलिए ज्यादा देखने को मिलती है कि लोग सुरक्षित रहे। लोग अगर गहरे पानी में जाए, उनके साथ कोई ऐसी स्थितियां आती हैं जिससे उनको जनहानि होने की, तो वो फौरी तौर पर अपना बचाव राहत कार्य करें। लेकिन जो लोगों को रोजमर्रा की चीजें चाहिए होती बिल्कुल, रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको लेकर बहुत परेशानी है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, MP यादव संत कबीर नगर से। MP यादव जी, अपनी राय दीजिए। मैं ये कहता हूँ सरकार को बोलिए, प्रशासन को, कि ये जो सहूलत है, 2 किलो चावल दे देता हूँ, 2 किलो आटा दे देता हूँ मैं, ये बंद करके ना जनता की सेवा करें। 5,000 रुपया हर व्यक्ति को दे दें, मदद कर दें, देश तो भला हो जाएगा, उनका भी भला हो जाएगा। वोट देते हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपकी राय जो है ऊपर जो हुक्मरान हैं उन तक पहुंचे, और राशन वितरण की जगह वो जो आर्थिक रूप से जो पैसे की बात आप कर रहे हैं वो पैसा लोगों तक पहुंचे। वापस हम रामशंकर हमारे साथ जुड़े हैं, रीजनल हेड हैं गोरखपुर से। रामशंकर, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि अगर बात करें गोरखपुर के उस इलाके की जहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जो सांसद हैं वहां पर रवि किशन, उनका घर कार्यालय वहां पर स्थित है जैसा कि आपने बताया। तो रवि किशन की अगर बात करें, जो सांसद हैं, लोकसभा में भाषण बहुत अच्छा देते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब स्थिति वहां पर ऐसी है तो क्या उनकी जिम्मेदारी एक सांसद होने के नाते नहीं बनती किसी तरह पानी की निकासी करवाएं ताकि आवागमन का जो रास्ता है उस चारू रूप से चल सके? जी बिल्कुल, आपको बता दें रवि किशन बातें भी अच्छी करते हैं और एक्टिंग भी अच्छा करते हैं, लेकिन रह गया सवाल ये, आज बात हो रही है पानी के मुद्दे की, तो जो उनके कार्यालय के सामने पानी भरा हुआ है, हालांकि वहाँ के लोगों का कहना है कि ये कोई रास्ता था जो ऊंचा कर दिया गया है, जिसकी वजह से उस मोहल्ले में पानी भरी हुई है। तो निश्चित तौर से रवि किशन जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और कोई ना कोई व्यवस्था करा के, चाहे वहाँ पंप लगवा के या किसी तरह से पानी को निकलवाना चाहिए जल्द से जल्द, जिससे लोगों में एक अच्छा मैसेज जा सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी अमरीश जी भी जुड़ गए हैं। आप नव क्रांति सेना के प्रमुख भी हैं। अमरीश जी, स्थितियां आपने देखी, चाहे गोरखपुर हो, श्रावस्ती हो, इटावा हो, सभी जगह इस तरह के हालात नज़ारे दिख रहे हैं कि रोडों पर जो मुख्य मार्ग है जो दूसरे शहरों को, दूसरे राज्यों को जोड़ता है, वहां पर इस कदर पानी भरा हुआ है। कितना जिम्मेदार है प्रशासन, क्या लापरवाही है और क्या कदम उठाने चाहिए? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा, यह प्रशासन की, सरकार की सरासर पूरी तरीके से लापरवाही है, क्योंकि अगर हम बात करें गोरखपुर जनपद की, तो गोरखपुर से देवरिया का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो शहर से 5 किलोमीटर के आगे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पर कंधे भर पानी लगा हुआ है और उस रास्ते से आवागमन बिल्कुल बाधित हो रहा है। यह सीएम महोदय का गृह जनपद भी है। ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि विकास कहाँ पर है। माननीय सांसद महोदय, माननीय सदर विधायकगण, माननीय सभी नेतागण उस समस्या से रूबरू है, लेकिन फिर भी उन लोगों को जनता का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां पर कोरोना का दौर चल रहा था और ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। और अभी भी राष्ट्रपति महोदय अभी 2 दिन पहले गोरखपुर में आए थे। मैं पूछना चाहता हूं इस गैर जिम्मेदार सरकार से
कि कईयों करोड़ रुपए आप लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के आगमन में खर्च किया, उद्घाटन में खर्च किया। क्या यह उद्घाटन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं, आप लोगों ने जनता का दर्द नहीं समझा। बाढ़ पूरी तरीके से बारिश के पानी से आ चुकी है। यह कहीं न कहीं बहुत ही शर्मनाक है कि सरकार का और सरकारी मशीनरी की व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से लूपहोल दिखाई दे रहा है कि बारिश के पानी से शहर जलमग्न हो गया है। ऐसे में मैं क्या कहूँ, ये मुख्यमंत्री महोदय का गृह जनपद है। मैं चौरी चौरा विधानसभा बिल्कुल सवाल उठते हैं, जब मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहां के हालात ये हैं तो बाकी जगहों का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, ताज बाराबंकी से। ताज, अपनी बात कहिए। जी हेलो ताज, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। सबसे पहले आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। कम से कम गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने के लिए पूरे चैनल को बधाई। ये गोरखपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ की ये हालत है, दूसरे पर जिलों की हालत क्या होगी? कम से कम वहाँ पे चुल्लू भर पानी में डूब मरने की है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके साथ सबका विकास करके बात कर रहे हैं, यहाँ सबका विश्वास गोरखपुर के अंदर खो दिया है। आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, आप तराही मची हुई है। आने वाले समय पर 2022 के अंदर जनता इनको दिखलाएगी कि ये क्या गोरखपुर के अगल महाराजगंज, गोरखपुर और अगल बगल के क्षेत्र जितने हैं, एक भी सीट नहीं आने वाली यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को। पूरे चैनल की सबको टीम को बहुत बहुत बधाई जो आपने इस मुद्दे को उठाया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उमेश जैन मेरठ से। उमेश जी, अपनी राय दीजिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार साहब। उमेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में सरकारी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है। कोई प्रशासन शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ड्रेनेज सिस्टम भी बिल्कुल बेकार हो चुका है। हर एक डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार इतना है कि वहाँ पर ईमानदारी से कोई काम नहीं होता है, मेहनत से कोई अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाह रहा है, सब पैसा लूटने में लगे हुए हैं। आम जनता को किसी को कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए उमेश जी। आप हमारे नियमित दर्शक हैं और लगातार आप हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से देते हैं। हम वापस अमरीश जी आपके पास आएंगे। अगर बात करें कि सरकारें बदलती हैं, नई नई राजनीतिक पार्टियां आती हैं, सत्ता में काबिज होती हैं, जो सिस्टम है सरकारी सिस्टम जो है वो हमेशा ऐसे ही बना रहता है, उस पर बदलाव नहीं होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है ये कब सुधरेगी, कब अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, सरकारें जो भी बनती हैं वो अपना मैनिफेस्टो जब चुनाव होते हैं तो अपना मैनिफेस्टो जब जनता के बीच में रखती है और कहीं न कहीं जब सरकारें खत्म होती हैं तो जनता का जो आकलन है वो चेंज हो जाता है। और अभी हम बात करें अगर बीजेपी की सरकार का, तो सन 2017 में जिस तरीके की भाजपा की सरकार ने एक नारा लगाया था और मोदी जी की सरकार को नारा लगा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। अभी आप जीता जाता उदाहरण देख सकते हैं कि एक IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के साथ किस तरीके से बर्बरता का व्यवहार इस सरकार ने और प्रशासन ने किया है। ये वही अमिताभ ठाकुर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ भी मुकदमा अपनी आवाज उठाई थी और धरने पर बैठे थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने इनको संरक्षण दिया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से एक IPS अधिकारी को वो FIR की कॉपी मांग रहे हैं, उनको उठा के जेल में बंद किया गया। मैं इस तरीके से आप देखेंगे दगाह में अभी एक काजल सिंह नाम की लड़की को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो जाती और
लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ रोकना कहीं है, न कहीं आज मुद्दा क्राइम का नहीं है, आज मुद्दा थोड़ा जल भराव को लेके है जो अमरीश जी, वो बात आपकी ठीक है, क्राइम बड़ा प्रदेश है, क्राइम ग्राफ कभी घटता है कभी बढ़ता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर बात करें जो जल भराव होता है जब बारिश ज़्यादा होती है, नई समस्या नहीं है, ये हर बार की समस्या है। और हर बार की समस्या क्यों है? जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बारिश के पहले सचेत क्यों नहीं होते, एक्टिव क्यों नहीं होते हैं कि जब मालूम है उस इलाके उस क्षेत्र में पानी भर जाता है तो उसकी पहले से व्यवस्था करें, पानी निकासी की व्यवस्था और दुरुस्त करें, वो नहीं हो पाती। हम वापस रामशंकर के पास आएंगे। रामशंकर गोरखपुर से हमारे बने हुए रीजनल हेड हैं। रामशंकर, अगर मान लीजिए जिस इलाके की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 50,000 की आबादी है और मुख्य मार्ग जो है वो बिहार तक जाता है, अगर मुख्यमंत्री योगी का वहां पे दौरा हो तो आप मानेंगे कि 24 घंटे के अंदर पानी की निकासी हो जाएगी? देखिए ये तो संभव नहीं है क्योंकि पानी वहाँ बहुत ज्यादा है, 24 घंटे में तो किसी भी हाल में नहीं निकाला जा सकता। और एक दो मोहल्ला नहीं, तकरीबन ऐसे पूरे शहर में मैं आपको बता रामशंकर जी, हमने देखा है कि टूटी सड़कें जो होती थी और किसी बड़े नेता की अगर एंट्री हो रही, उसका दौरा है, तो रातों रात सड़कें बन जाती हैं। तो पानी निकालने में क्या है? आपने हार्वेस्टिंग सिस्टम, बड़े बड़े मशीनें लगा दी, पानी निकल जाएगा। लेकिन जो पानी निकालने का तरीका है, जिस तरफ से निकाल के हम मशीनों से निकालेंगे तो वो दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ सवाल ये है कि कुछ दूरी पे निकालना नहीं है, तकरीबन 2, 4, 5 यूं कहें कि 10 किलोमीटर के रेंज में पानी भरा हुआ है। अब आप अंदाजा लगा दीजिए 10 किलोमीटर के रेंज का पानी अचानक से कैसे निकाला जा सकता है। फिर अगर नगर निगम चाहे, अगर नगर निगम पहले से इस पर व्यवस्था की होती, अगर नगर निगम बारिश होने के पहले तमाम नालों को साफ सफाई कराई होती या फिर जहां पानी निकलने का रास्ता वहां पुलिया डलवाई होती है और नाले सुदृढ़ रूप से रहे होते, तो निश्चित रूप से इस तरह से पानी तो नहीं लगता। क्योंकि जो शहर है, इतनी पानी इस बार लगी, कुछ इलाके हैं जहां हर साल लगते हैं, लेकिन इस बार जहां जिस इलाकों में पानी लगी है, ये निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ बरसात का पानी था, जो कहीं ना कहीं इसका नगर निगम ही जिम्मेदार है। जी तो रामशंकर, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वो तैयारी नहीं कर सकते? अगर एक साथ पानी नहीं निकल सकता है तो धीमे धीमे अगर प्रयास करते तब भी पानी की निकासी हो सकती थी। बिल्कुल, आपको बता दें इस बात को लेके, पानी भरा जल भराव को लेके के न्यूज गोरखपुर टीम यहाँ के नगर निगम के नगर आयुक्त से कल से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हमारे कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं और फोन पे वो कभी यहाँ बताते हैं कभी वहां बताते हैं। यहाँ तक कि मैंने कल से उनसे मिलने के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन वो हमसे नहीं मिले। जी रामशंकर, जो डीएम है गोरखपुर के, जिलाधिकारी हैं, उनके संज्ञान में भी तो मामला होगा कि इस तरह से पानी भरा हुआ है और मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आगे आकर कदम उठाएं और ताकि लोगों को मदद मिले? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी होने के नाते सबसे बड़ी उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ के एक एक नागरिक का, उनका धर्म है सेवा करना और ये रक्षा करना। तो इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से तकरीबन 500 से ज्यादा घरें पानी में इस समय हैं और लोग घरों से, बच्चे बुजुर्ग घरों से निकलना उनका दूभर हो गया, तो निश्चित तौर से एक बार डीएम को इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे आना चाहिए और कोई ना कोई रास्ता निकाल के पानी का यहाँ से बहाव, जो पानी है उसको बाहर किसी तरह से निकलवाना चाहिए और निश्चित तौर से डीएम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, डीएम को संज्ञान लेना चाहिए और ताकि जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आने जाने वाले लोगों को, उनको राहत मिले, उनकी मदद हो सके। हमारे साथ कृष्णपाल हैं श्रावस्ती से। कृष्णपाल, अगर बात श्रावस्ती की करें तो जैसा भी आपने बताया कि प्रशासन की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं, मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो कैंप लगाए गए हैं, जो पलायन करके लोग वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? वहां पर लोगों को खाना पीना क्या मिल पा रहा है कि वहां भी दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जो राहत बचाव शिविर लगाए गए हैं, जहां पर लोगों को पहुंचाया गया है प्रशासन के द्वारा, वहां पर उनको जो है खाना परोसा जा रहा है, खाना उनको दोनों टाइम उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन जो नदी है वो लगातार विकराल रूप धारण किए हुए है। जब नदी का पानी कम होता है थोड़ा बहुत तो कटान शुरू कर देती है, जिससे तटबंध जो है वो कटान के कगार पर, जो तिलकपुर का तटबंध है वो लगातार कटता जा रहा है। उससे भी अगर एक तटबंध कटा अगर तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी, क्योंकि कई गांव तटबंध के किनारे बसे हुए हैं जो पानी में डूब सकते हैं। इसके अलावा जब जो है बाढ़ आती है, बरसात का पानी हो या नेपाल से छोड़ा गया पानी वो जब नदी में आता है और जब उफान पर नदी होती है तो जो कछार के इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो कहा जा सकता है कि इधर अभी आने वाले कुछ दिनों में और
कि राप्ती की जो तबाही है वो जारी रहेगी, चाहे वो बाढ़ से हो चाहे वो कटान से हो। शैलेंद्र, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि श्रावस्ती है, इसका जो कछार का एरिया है वो लगातार बाढ़ से और राप्ती नदी के कहर से प्रभावित होता रहा है। बीते दिनों अगर हम बात करें तो लगभग हजारों बीघे कृषि योग्य भूमि है, जबकि सैकड़ों मकान है जो कट करके नदी में समा चुके हैं। इसके बावजूद लोग जो है किसी तरीके से अपना गुजर बसर जो है सड़क किनारे पन्नी तान कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर सरकारों को और प्रशासन को दोनों को ध्यान देने की जरूरत है कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनका ठिकाना कहीं ना कहीं बसाया जाए, जिससे उनको जो है तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है वो सामना न करना पड़े। कृष्णपाल, अगर बात करें खासकर उन लोगों की जिनके मकान जो हैं कच्चे हैं, पक्के मकान नहीं हैं, उनके कई लोगों के खबरें आई मकान डूब गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति जो है थोड़ी बहुत जो गृहस्थी वो भी पानी में डूब गई है, नष्ट हो गई है। क्या उनको प्रशासन की तरफ से मदद मिली है? देखिए, अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, 3 से 4 दिन पहले की बात है। सिरसिया क्षेत्र में भी जब पहाड़ी नाले उफान पर थे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो सिरसिया क्षेत्र में कई गांवों में जो है बाढ़ का पानी घुसा था। जमुना के क्षेत्र है या गिलौला का क्षेत्र हो, इटौना का क्षेत्र हो, इन सभी इलाकों के क्षेत्र लगातार बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। लेकिन जो मुआवजे की जब बात आती है तो मुआवजा तब दिया जाता है जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, यानी कि जब बाढ़ खत्म हो जाएगी, नदी स्थिर हो जाएगी, गाँव में लेखपाल जाएंगे, कानून गो जाएंगे, वो सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद रिपोर्ट हो देंगे, उसके बाद कितनी फसल क्षतिग्रस्त हुई है, किसका मकान कटा है और के जो है किसका कितना नुकसान घर के सामानों का हुआ है, उस हिसाब से मुआवजा बनेगा। वो भी हास्यास्पद होता है। कभी कभी तो हम ये देखते हैं कि कभी 500, कभी 700, कभी 1000 रुपए का मुआवजा उनको मिलता है, जो निश्चित तौर पर उनके लिए एक मजाक कहा जा सकता है। तो मुआवजे के तौर पर तो अभी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, केवल जो प्रभावित इलाके हैं उनमें जो लोगों को निकाला गया, शिविरों में ले जाया गया, उनको खाना पानी के बंदोबस्त केवल कराया जा रहा है। मुआवजे का भी कोई जिक्र नहीं है। मुआवजा जो है बहुत लेट मिलेगा। आपके छत सर पर छत ना हो, खुले आसमान पर आप रह रहे हो, लेकिन मुआवजा इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, भले आप उसके लिए जितना भी गिड़गिड़ाएं, आवाज़ उठाएं, मांगे उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाल हमसे जुड़ने के लिए। रामशंकर आपका भी शुक्रिया, अमरीश जी आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे बाढ़ के तांडव की, जिस तरह से इस वक्त स्थिति जो वहाँ की बनी हुई। फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत, बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।